और उससे मौत की खबरें खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने बिजली गिरने की तस्वीरें देखी हैं? अगर नहीं तो गुरुग्राम की एक पॉश कॉलोनी से बिजली गिरने की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें 4 लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ का सहारा लेते दिख रहे हैं। लेकिन ठीक इसी जगह आग जैसी आसमानी बिजली गिरती है और देखते ही देखते 3 लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस तस्वीर को आप लगातार देखते रहिए। ये देखिए, बारिश हो रही है, बारिश से बचने के लिए ये लोग एक पेड़ का सहारा लिए हुए इस लाल घेरे के अंदर देखिए। अचानक से देखिए, ये बिजली गिरती है और इसके बाद पहले 3 लोग जमीन पर गिरते हैं और फिर चौथा शख्स भी जमीन पर गिर जाता है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 82 में वाटिका सोसाइटी की हैं, जहां काम करने वाले कर्मचारियों पर आसमानी बिजली गिरी है और इनमें से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आपको विचलित कर सकती हैं। ये गुरुग्राम की एक सोसाइटी की तस्वीरें, जहां पर बरसात के दौरान बारिश से बचने के लिए ये लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, लेकिन अचानक से आकाशीय बिजली गिरी इस पेड़ पर और ये चारों लोग इस आकाशीय बिजली के शिकार हुए। पहले 3 लोग एक साथ जमीन पर गिरे और उसके बाद चौथा शख्स भी चंद सेकंड के बाद ही जमीन पर गिर पड़ता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इस वक्त बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आप ये तस्वीर देखिए, एक बार फिर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये अचानक से बिजली गिरती है, एकदम आग जैसी रोशनी होती है और ये चारों लोग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं। आज सुबह के वक्त बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर में और ये उसी दौरान की तस्वीर सामने आई है। इसी बारिश से बचने के लिए ये लोग पेड़ का सहारा ले रहे थे, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकाशीय बिजली का शिकार हो गए, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और 3 लोग झुलस गए। करीब 48 घंटे के बाद ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर अस्पताल से बाहर निकली। 2 दिन पहले नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बाएं पैर के टखने में चोट लगी है, लेकिन इलाज के बाद अब उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी अगले 2-3 दिन डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। एसएसकेएम अस्पताल के मुताबिक ममता बनर्जी को वो 48 घंटे और ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते थे, इस बारे में उन्हें कहा भी गया था, लेकिन वो बार बार डिस्चार्ज करने का आग्रह कर रही थी और इसीलिए उन्हें छुट्टी दे दी गई। लेकिन ममता बनर्जी को अभी फिलहाल अगले कुछ दिनों तक व्हील चेयर का इस्तेमाल करना होगा। ममता बनर्जी पहले ही अपने वीडियो संदेश में कह चुकी हैं कि वो जल्दी ही चुनाव प्रचार के लिए लौटेंगी और जरूरत पड़ने पर व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगी। तो व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी को अस्पताल से बाहर लाया गया और अब अगले 2-4 दिन वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। और इस बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 7 दिनों के बाद वापस डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी को चेकअप के लिए बुलाया है। ममता बनर्जी अब अस्पताल से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन उनको लगी चोट पर टीएमसी हमलावर है। कोलकाता में इसके खिलाफ पार्टी ने मौन प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील कर चुकी हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं ने शांत अंदाज में ही ये मौन प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्वक इस घटना का विरोध जाहिर किया, क्योंकि टीएमसी इस मामले में ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगा चुकी है। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि 4 से 5 लोग उनकी गाड़ी के पास आए, उन पर अटैक किया और टीएमसी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और इस मामले में इलेक्शन कमीशन से मिलकर जांच की मांग भी की जा चुकी है। नहीं, आज ये रैली ममता बनर्जी को जो उस दिन नंदीग्राम में आक्रमण किया था, उसका प्रोटेस्ट के लिए आज ये जुलूस बनाया है। इट इज अ प्रोटेस्ट जुलूस। सर, लगातार बीजेपी क्वेश्चन उठा रही है ममता बनर्जी के ऊपर कि ये आक्रमण नहीं है, ये एक्सीडेंट है। नहीं, ये हम लोग जैसा देखा है और हमारा आदमी था उधर, और देखा है और सारे चीज को देखने से यही सबका मन में आ गया कि आक्रमण है। सर, टीएमसी के तरफ से प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आगे जाके? सर, नहीं, जो कानून का जो करना है वही करेगा। दूसरा कुछ तो प्रोटेस्ट रैली और पब्लिक ओपिनियन का बिल्डअप करेगा। धन्यवाद। तो ये थे सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी नेता, जिन्होंने हमसे
बात की और कहा कि टीएमसी ये मानती है कि ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया गया है और आगे भी विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि ये पूरा मौन प्रदर्शन है, आप देख सकते हैं कोई भी नारेबाजी नहीं की जा रही है और लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन में जुड़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, कोलकाता। वहीं तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बातचीत की गई। इससे पहले कोलकाता में भी टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिल चुके हैं। कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग से जो शिकायत टीएमसी ने की थी, उस पर चुनाव आयोग दो टूक जवाब भी दे चुका है। लेकिन दिल्ली में भी टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी बात रखी और इस मामले में आगे जांच की मांग की। आरोप लगाया गया कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी को बदलने के बाद ही हालात बिगड़े हैं। इसके तुरंत बाद ही ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। নন্দীগ্রামে গেলে দুদিন স্কুটি উল্টে যাবে, সেই হলো, দুদিন আক্রমণ হলো। তাতে আমরা দেখছি এগুলোর মধ্যে একটা লিঙ্ক আছে। লিঙ্ক মানে একদিকে বিজেপির নেতারা বলছে পশ্চিমবাংলা থেকে ডিজি এবং এডিজিকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদী বলছেন, আবার মমতা ব্যানার্জির আঘাত লাগছে। আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন। और सिर्फ टीएमसी ही चुनाव आयोग नहीं पहुंची, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच की मांग की। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के जख्मी होने पर सवाल उठा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों के रहते कोई ममता बनर्जी तक कैसे पहुंच सकता है। बीजेपी का आरोप है कि यह ममता का सियासी ड्रामा है और इसीलिए बीजेपी ने भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल और संबित पात्रा आज चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे। घटा क्या हुआ? गाड़ी किसका था? वो केवल वहां के प्रार्थी नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पुलिस उनका है, गाड़ी उनके सरकार का, ड्राइवर सारथी उनका बॉडीगार्ड उनका। फिर ये कैसे घटा? चुनाव आयोग जिस दिन कोई प्रार्थी अपना नामांकन दाखिल करता है, पूरा वीडियोग्राफ होता है। हमने बोला कि आप ये वीडियो दिखाइए, सार्वजनिक कर दीजिए, जनता फैसला लेगा। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी के सामने दूसरी मुश्किल आन पड़ी है। कोयला घोटाले में सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को सीबीआई ने नोटिस दिया है और उनसे कोयला घोटाले में पूछताछ की जाएगी। मेनका के पति अंकुश अरोड़ा और ससुर पंकज अरोड़ा को भी नोटिस भेजा गया है और 15 मार्च को उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी सीबीआई अभिषेक की पत्नी रोजिरा बनर्जी और मेनका से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। क्यों भेजा? पर मेरे पास 6 महीने पहले अभिषेक के ससुराल वालों के खातों के नंबर आए थे, वो मैंने सीबीआई को दिए थे कि आप इसकी जांच करा लीजिए, गलत है कि सही है। उनके बैंक के खातों थे, वो मैंने जरूर सीबीआई को दिए थे। अब सीबीआई ने उसी आधार पर दिया है क्या, ये मुझे नहीं मालूम। होल स्कैम के पैसे उनकी साली के खाते में गए थे, उसके कहीं से उनकी ही पार्टी के किसी नेता ने मुझे कागज दिया था, वो मैंने सीबीआई को जमा किया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में आग लग गई। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 14 मजदूर घायल हो गए। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा के थाना ताजगंज इलाके में रेस्टोरेंट, दूध की डेयरी और पेठा स्टोर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में टोंक के संथली इलाके में केनरा बैंक में चोरी की कोशिश की गई। चोर शटर तोड़कर बैंक के भीतर घुसा, लेकिन लॉकर नहीं खुला, जिससे चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। उत्तराखंड में रुड़की के मखदूमपुर गांव में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक दलित की पिटाई कर दी। इसके बाद बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाने की मांग करते हुए मंगलौर कोतवाली का घेराव किया। उत्तर प्रदेश में बागपत के रमाला शुगर मिल के बाहर एक युवक ने डराने के लिए हवाई फायरिंग की। बताया जा रहा है कि गन्ना तौल कराने के लिए टोकन पहले पाने को लेकर यह विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक युवती ने सिपाही पर रेप, दलित एक्ट और लव जिहाद के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि सिपाही ने अपना धन छिपाकर उसका 6 साल तक यौन शोषण किया और 3 बार गर्भपात भी कराया।
कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंक लुढ़ककर 50,792 पर बंद हुआ। निफ्टी 143 अंक नीचे 15,030 पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के सामने पत्रकारों की पिटाई कर दी। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से मिलने मुरादाबाद पहुंचे थे और एक होटल में मीडिया से मुखातिब थे, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर बाद ही ऐसा माहौल हो गया जैसे जंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पत्रकारों पर टूट पड़े और जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान एक पत्रकार जमीन पर भी गिर गया। हैरत की बात यह है कि यह सब कुछ अखिलेश यादव के सामने हो रहा था। कार्यकर्ताओं को रोकना तो दूर की बात, अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन करते इस दौरान नजर आए। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पत्रकारों के सवाल तीखे होते चले गए, अखिलेश यादव का संयम जवाब देता चला गया। सवालों से बौखलाए अखिलेश ने पत्रकारों पर अपनी भड़ास निकाली और इसी दौरान मारपीट शुरू हो गई। हालांकि बाद में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से शांत होने की अपील की, लेकिन तब तक पत्रकार उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी झेल चुके थे। पहले तो वो सबको पीटते ही रहते थे, लेकिन इस कृत्य की मैं तो कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश यादव जी को इस मुद्दे पर पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए और जो उनके दोषी कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई भी प्रेस होती है तो किसी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार भविष्य में मैं अपेक्षा करता हूं कि चाहे वो श्री अखिलेश जी हो या कोई भी नेता हो, नहीं करना चाहिए। अभी तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से पत्रकारों को खबर दिखाने के एवज में उन पे मुकदमे किए गए, कई सारे पत्रकारों पर, उनके परिजनों पर हमले किए गए, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कृत्य की पुनरावृत्ति करता है। मुझे लगता है जिस तरह से हमारे लोकतंत्र के चौथे प्रहरियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनको प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है, उनके जो सिद्धांत है, अधिकार है, उसका हनन किया जा रहा है, पूरे देश को बैठकर इस पे चिंता करनी चाहिए और उनके ऊपर हो रहे हमले या एफआईआर पर पूरे देश को कड़ी आपत्ति करनी चाहिए। मुरादाबाद से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। सभी पक्षों को यह समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे वो पत्रकार हों और चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन मुरादाबाद में जो कुछ भी घटित हुआ है उसने लोकतंत्र की खूबसूरती पे बदनुमा दाग लगाने का काम किया है। पूरी तरीके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, निंदनीय घटना सामने आई है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों या पक्षों की तरफ से कतई नहीं आएगी। मुंबई में अंबानी के खिलाफ साजिश केस से जुड़े मनसुख हिरेन की मौत मामले की जांच कर रही एटीएस थाने की उस खाड़ी पहुंची जहां मनसुख का शव मिला था। इस दौरान एटीएस ने वहां एक डमी बॉडी के साथ घटना का सीन रिक्रिएट किया, जिसके बाद टीम को शक है कि मनसुख की हत्या कर शव को वहां लाकर फेंका गया। लिहाजा एटीएस और एनआईए की फुर्ती से तय है कि मनसुख की हत्या और अंबानी के खिलाफ जिलेटिन वाली साजिश का खुलासा जल्द होगा। कि एटीएस की टीम थाने के उस कलवा क्रीक पहुंची जहां 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मिला था। इस दौरान सीन का रिक्रिएशन किया गया और वहां मौजूद मछुआरों के बयान भी दर्ज किए गए। वहीं दूसरी तरफ एनआईए की टीम ने थाने के विकास पाम पहुंचकर मनसुख के परिवार वालों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के समय मनसुख की पत्नी विमला, 2 बेटे और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान एनआईए ने पूछा कि स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल कौन कर रहा था। दावा है कि एनआईए की टीम ने अपनी पूछताछ में स्कॉर्पियो कार को ही केंद्र में रखा। लिहाजा कार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए एनआईए ने घर और उसके आसपास रहने वालों और दुकानदारों से पूछताछ की। हम मौजूद हैं वो है मनसुख का घर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी।
जहां पर डीसीपी भी यहां पहुंचे थे, साथ ही साथ लोकल थाने पुलिस के भी एसीपी यहां पर पहुंचे थे। एटीएस की जो पूरी टीम थी उन्होंने लगातार 4 घंटे मनसूख की पत्नी विमला और उनके बेटे मीत की जो थी पूरी की पूरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, उनसे सारी चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश की कि जब आखिरी बार मनसूख निकले और जब से ये केस शुरू हुआ था तो उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। इस पूरे मामले में जिस पुलिस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है यानी सचिन वजहे, वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। जानकारी के मुताबिक वजहे का तबादला SB1 ब्रांच में किया गया। ये विभाग भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब वजह को साइडलाइन करने की जो अफवाह थी वैसा नहीं हुआ, उन्हें फिर से महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। दरअसल मनसूख हीरेन की पत्नी विमला हीरेन ने सचिन वजह पर आरोप लगाते हुए कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि वजह ने ही उनके पति का कत्ल किया है। लिहाजा सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वजह को उनके पद से हटा दिया। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज जिस फोन से किया गया था, उस फोन को तिहाड़ जेल से बरामद किया गया। दावा है कि तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर से ये फोन बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ये फोन बरामद किया। तहसीन पर पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली में धमाके के साथ हैदराबाद और बोधगया में हुए बम धमाकों का आरोप है, जिसे मार्च 2014 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि इस फोन से ही वो टेलीग्राम चैनल ऑपरेट किया जा रहा था, जिससे अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली गई। लिहाजा पुलिस का कहना है कि अब फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। एक दिन पहले ही एक निजी साइबर एजेंसी ने दावा किया कि ये वही फोन था जिस पर टेलीग्राम चैनल बनाया गया था। हालांकि जांच एजेंसी की पहचान नहीं बताई गई। निजी साइबर फर्म की ओर से तैयार एक सिक्योरिटी एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक ये टेलीग्राम चैनल 26 फरवरी को दोपहर 3 बजे टार नेटवर्क के जरिए बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल डार्क वेब का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। जिस सिम कार्ड से सब कुछ किया गया था उसकी लोकेशन तिहाड़ जेल आ रही है। इससे पहले एंटीलिया के सामने 24 फरवरी को विस्फोटक से भरी गाड़ी पार्क करने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली थी। हालांकि इसके अगले ही दिन एक और टेलीग्राम चैनल से इसी संगठन ने एक पोस्टर जारी कर इस बात से इनकार कर दिया था। गृह मंत्रालय ने तिहाड़ जेल के अंदर मिले आतंकी के पास से मोबाइल फोन मामले की तफ्तीश के निर्देश जारी कर दिए। लिहाजा जल्द ही इस मामले में तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सवाल यह है कि यह साजिश कहीं तिहाड़ से तो नहीं रची गई।